दोस्तों, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर में ईरान ने हमला कर दिया? क्या ईरान ने ये सरप्राइज अटैक करके पूरी दुनिया को वाकई में हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया? और क्या सच में, जैसा ईरान दावा कर रहा है कि उसके न्यूक्लियर जो अड्डे थे वहां पे रिसाव की खबर है? दोस्तों, अगर इस खबर में सच्चाई निकली तो क्या इजराइल और अमेरिका की जिद की वजह से पूरी दुनिया पर एक खतरनाक न्यूक्लियर रिसाव का खतरा मंडरा रहा है? सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। हर घंटे दोस्तों इस टकराव से ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं जिसका कुछ अता पता नहीं है। कोई भी कुछ भी दावा कर रहा है और कोई भी इसका खंडन कर रहा है। सबसे बड़ी जानकारी यहां पर मैं दे दूं दोस्तों IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान के, उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा कर दिया। उनका ये कहना था कि उन्होंने एक सरप्राइज अटैक कर दिया है नेतन्याहू के दफ्तर में। ये लोकेशन भी उन्होंने बताई है कि इजरायली एयरफोर्स कमांडर के यहाँ। ये IRGC का दावा है, मतलब ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने नेतन्याहू के दफ्तर को टारगेट कर दिया है। दोस्तों, बकायदा ये कहा गया है IRGC द्वारा कि ऑफिस ऑफ क्रिमिनल इजरायली PM नेतन्याहू एंड द लोकेशन ऑफ रिजीम एयरफोर्स कमांडर वर स्टक इन टारगेटेड एंड सरप्राइज अटैक्स बाय खैबर शेखन बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग 10th वेव, 10वीं वेव जो हमने लॉन्च की है उसने क्या किया, नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया है। ये ईरान का दावा है। हालांकि दोस्तों, दावे तो इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। इजराइल भी लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारी हैं उनका खात्मा कर दिया है। दोस्तों, दोनों तरफ से दावों की हकीकत के बारे में पड़ताल हम आगे करेंगे, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही परेशान करने वाला दावा दोस्तों ईरान ने कर दिया है, जो एक्चुअली में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, ईरान द्वारा ये कहा गया है कि उसका जो नताज न्यूक्लियर साइट है वहां पर कुछ नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, ईरान ने खुद ये जानकारी दी है। अगेन दे अटैक्ड ईरान पीसफुल सेफगार्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज यस्टरडे। मतलब अमेरिका और इजराइल ने, ईरान ये कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी कौन सी है? नतांज। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, यही वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। इसी को खत्म करवाना चाहता था अमेरिका। और आपको याद होगा, पिछली बार जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध चला था तो भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बमबारी की गई थी। तब भी पूरी दुनिया चिंता में आ गई थी, जहां पर खुद अमेरिका मानता है कि ईरान ने कथित तौर पर कोई सामग्री रखी हुई है न्यूक्लियर वेपन की, वहां पर कैसे अमेरिका बमबारी कर सकता है। और इस बार भी कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर फर्क है दोस्तों, पिछली बार जो दावा किया गया था वो दावे अमेरिका कर रहा था, हमने बमबारी कर दी। इस बार दावा खुद ईरान कर रहा है। मतलब खुद ईरान कह रहा है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी की गई है। हालांकि दोस्तों, जैसी ये खबर आई पूरी दुनिया में हलचल मच गई, डर पैदा हो गया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो किसी भी तरह के न्यूक्लियर रिसाव की खबर हो सकती है। और किसी भी तरह का न्यूक्लियर रिसाव मतलब सिर्फ ईरान की आम जनता इसकी जद में नहीं आएगी, पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। भाई फिर तो इसका कोई रोकथाम करना मुश्किल हो जाएगा। तो तुरंत हरकत में आया दोस्तों IAEA। दोस्तों, IAEA वो संस्था है जो पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसके एक तरह से आप कह सकते हैं उसको मॉनिटर करता है। दोस्तों, ये UN का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, मतलब आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का है ये। दोस्तों, उनकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, राइट। नो साइन ऑफ ईरान न्यूक्लियर साइट पर हिट। IAEA ने कहा है कि अभी कोई साइन हमको नहीं मिला है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट हिट हुई है। हालांकि दोस्तों, अगर कहीं पर भी इस तरह की न्यूक्लियर साइट हिट हुई है तो वहां जाकर देखना पड़ता है, सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस से काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हाँ, ये बात कहा जा सकता है कि तीसरे दिन जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ नाक में दम कर रखा है, अमेरिका के ताबड़तोड़ प्लेन्स गिरा दिए, कुवैत की आर्मी ने खुद जानकारी दी, उसके बाद अब उसने दावा कर दिया कि नेतन्याहू के दफ्तर में सरप्राइज अटैक कर दिया है। तो ये तो खैर इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ईरान की इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि दावे तो ईरान बहुत बड़े बड़े कर रहा था। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अमेरिका जो दुनिया का इतना ताकतवर मुल्क है, उसको तीसरे दिन के इस संघर्ष में ईरान ने जो जवाबी हमला दिया है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर में हमले की खबर है, जो बात कही गई है, वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा की गई है। ये शब्द आपको बहुत सुनाई देगा, लगातार सुनाई भी दे रहा होगा 3-4 दिन से, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड। दरअसल ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड आपको सुनने में लग रहा होगा कि कोई मिलिट्री विंग है। दोस्तों, ये केवल मिलिट्री विंग नहीं है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है ईरान में।
देखिए, ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं वो मेंटोर की तरह काम करते हैं, ठीक है, वही बेसिकली सबसे बड़ी ताकत होते थे, जो कि खामेनेई साहब थे। लेकिन ईरान का जो डे टू डे काम है वो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, जो वहाँ की चुनी हुई सरकार कह लीजिए, पॉपुलर मैंडेट वाली सरकार है, वो चलाते हैं डे टू डे कामकाज। लेकिन उनको जो मेंटरशिप है वो खामेनेई साहब करते थे, मतलब सुप्रीम लीडर करते थे। लेकिन उसके बाद जो सबसे ताकतवर है, मतलब वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उससे भी ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो यही रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है ना, दोस्तों इनकी ना कई अलग अलग मतलब लेयर्स हैं। और जिस तरह से दोस्तों ईरान ने आज हमला किया है ना, पिन पॉइंट आप देखिए, ईरान ताबड़तोड़ कभी सऊदी अरब के सबसे बड़े रिफाइनरी में हमला कर रहा है, कभी उसने कुवैत में जो हमला किया, आज इसके अलावा बहरीन में जो हमला किया, उसने दुबई के तो मतलब दुबई में तो जो ईरान ने कर दिया है, मतलब दुबई के जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है ना उसको इतना प्रभावित करेगा कि बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है वो। यूएई में जिससे आज ईरान ने हमला किया है, या आप समझ लीजिए कि इससे पता चलता है कि ईरान बहुत लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग कर रहा था। दोस्तों अभी तक इजराइल और यूएस के बारे में बात हो रही थी कि जिस तरह से खामेनेई को मारा गया, इसकी तैयारी इजराइल और अमेरिका बहुत लंबे वक्त से कर रहा था। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इतनी बुरी तरह से क्षति मिलने के बावजूद भी ईरान जैसे हमला कर रहा है, इसका मतलब उसने भी स्ट्रैटेजिकली पिन पॉइंट करके यहां पर हमले किए हैं और इसकी तैयारी वो भी महीनों से कर रहा था। हाँ, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी हो सकती है दोस्तों, जो न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने का ऐलान इस बार ईरान ने खुद किया है। हो सकता है ये ऐसा करके वो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाह रहा हो दोस्तों, क्योंकि ईरान भी समझ रहा है कि ये संघर्ष जो लंबा चलेगा अगर, तो अब वो इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कैसे करेगा। एक्चुअली में सबसे ज्यादा नुकसान तो दोस्तों ईरान को ही हो रहा है। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान, और इस तरह की खबरें उसकी तरफ से आ रही है कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर में हमला कर दिया, हमारी न्यूक्लियर साइट पर हमला हो रहा है, कुवैत की तरफ से बयान आ गया कि देखिए अमेरिका के कुछ फाइटर प्लेन्स गिरे हैं, और अलग अलग मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में देखिए क्या त्राहिमाम मचा दिया ईरान ने। इसके पीछे वो स्ट्रैटेजी है उसकी, वो चाहता है कि एक आर्थिक तौर पर आप कह लीजिए जितना नुकसान पहुंचेगा ना मिडिल ईस्ट में, अमेरिका पर उतना दबाव बनेगा, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट के देश है ये अमेरिका पर निर्भर है। जितना ये नुकसान झेलेंगे हर दिन हर घंटे, उतना ही अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि अब बातचीत के टेबल पर आइए, इसको खत्म कीजिए। यही एक वजह है कि पहले मिलिट्री बेसिस पर हमला हो रहा था, अब रिफाइनरीज पर हमला हो रहा है, एयरपोर्ट्स पर भी हमला हो रहा है। दूसरा, ये सब कुछ जो हुआ है दोस्तों, ये रमजान के पवित्र महीने में हुआ है। मतलब कितना सोच समझकर प्लानिंग की गई। देखिए, इजराइल और अमेरिका जानता है दोस्तों कि गल्फ कंट्रीज हो चाहे पूरी दुनिया के हमारे मुस्लिम भाई हो, उनके लिए रमजान का महीना क्या होता है। और रमजान के महीने में आप एक मुस्लिम देश पर हमला कर रहे हैं, ईरान पर हमला कर रहे हैं, और उनके सुप्रीम लीडर को इस तरह से आप मार देते हैं। इससे तो दोस्तों मिडिल ईस्ट के देशों में जिस तरह से हमले कर रहा है ना ईरान, इसकी एक स्ट्रैटेजी और है कि वहां की जनता के बीच में सिंपैथी पैदा हो। होता क्या है दोस्तों, किसी भी देश में जो आवाम है ना, वो कभी भी अनरेस्ट नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी दोस्तों। ड्राइंग रूम में बैठ कर कहना कि हाँ वो उड़ा दो, ये उड़ा दो, बड़ा आसान होता है। जब कोई मुल्क ये झेलता है ना कि उसके सड़कों में ड्रोन गिर रहे हैं और मिसाइलें गिर रही हैं, वही जानता है कि वो किस तरह के खौफ में जीते हैं वहां के लोग। जब रातों में आसमान में ड्रोन उड़ते हैं ना, तब पता चलता है उस मुल्क की आवाम को। तो मुल्क की आवाम भी जब देखेगी ना कि ये संघर्ष बहुत लंबा चला गया और आप अमेरिका के साथ इतने लंबे समय से एलाए हैं, फिर भी आपकी सड़कों पर ईरान मिसाइलें गिरा दे रहा है, तो पॉइंट क्या है? तो फिर आवाम की तरफ से भी दबाव बनता है। दोस्तों बात ये है कि ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर भारत में कोई प्रदर्शन होता है तो पता चल जाता है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सड़क पर आप उतर नहीं सकते, डेमोक्रेसी नहीं है, उतरे भी तो खबरें नहीं बनेंगी, क्योंकि पूरी मीडिया आप एक तरह से अलग तरह से काम करती है जब डेमोक्रेसी नहीं होती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म आपके अपने देश में वहीं के अपने नागरिक खुद को एक तरह से कैद पाएंगे, तो फिर वो अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे ना कि आप अमेरिका और इजराइल के इस जिद में आपने साथ क्यों दिया। दोस्तों ईरान इसलिए भी मिडिल ईस्ट को निशाने पर ले रहा है क्योंकि वो वहां की जनता को एक मैसेज देना चाहता है कि देखिए आपके हुक्मरानों ने आपकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अब दोस्तों आज जो तीसरा दिन है ना, इसमें ईरान ने मतलब अपनी जो ताकत दिखाई है वो भी इतनी बुरी तरह से घायल होने पे, ये मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी। अमेरिका में तो बिल्कुल कल्पना नहीं की होगी, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो आज दिखाई थी। दोस्तों अमेरिका के जितने भी मीडिया, बड़े मीडिया संस्थान है, उस पर अब आर्टिकल छपने लगे हैं कि ये ट्रंप ने कौन सा गैम्बल शुरू कर दिया है, ट्रंप इसमें बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रंप को बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा, बातचीत के टेबल पर ईरान को भी आना पड़ेगा।
तो जब बातचीत ही करनी थी तो फिर ये युद्ध लड़ा क्यों गया? अब दोस्तों आप देखिए, एक एक करके अगर रिफाइनरीज बंद होने लगी क्योंकि ईरान के हमले का डर रहेगा, तो क्या इस पर क्रूड ऑयल के दामों पर असर नहीं पड़ेगा? आज ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरह से एक प्रेशर में आ सकती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक बार अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, ठीक है, और उसके बाद किसी सरकार ने दाम बढ़ा दिए, आपको लगता है कि कोई सरकार उसको कम कर देगी? उसके बाद क्रूड ऑयल के दाम तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं दोस्तों, लेकिन सरकारें थोड़ी उसका फायदा जनता को देती है। दोस्तों दूसरा, ईरान ये भी संकेत दे रहा है लगातार खाड़ी देशों पर हमला करके कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज हुआ, ईरान को किसी भी तरह से छेड़ने की कोशिश की गई, तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर देगा। और फिलहाल तो ऐसा उसने करने में एक तरह से खौफ तो पैदा कर ही दिया ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिस्टेबलाइज हो गया मिडिल ईस्ट, पर उसने क्या किया? शहर खाली पड़े, सड़कें सूनी पड़ी हैं, शेयर मार्केट बंद हो गए दो देशों के। तो ईरान ने ये तो कह दिया ना 3 दिन में, उसने साबित कर दिया ना कि अगर हम पर हमला होगा तो हम आपको भी ठीक से सुकून से आपकी जिंदगी नहीं जीने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि ईरान हमले झेल रहा है और आपकी जिंदगी में सब ऑल इज वेल चलता रहेगा। एक और बात दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में सुप्रीम लीडर की हत्या करने के बाद भी अमेरिका क्लियर नहीं कर पाया कि उसने रिजीम चेंज, किस तरह की रिजीम चेंज की बात की। मतलब किस तरह का रिजीम चेंज कर रहे हैं? वेनेजुएला जैसा रिजीम चेंज तो अब तक हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। मिलिट्री, क्योंकि दोस्तों अगर रिजीम चेंज तो बहुत सारी चीजें होती है, मिलिट्री आ जाए, अगर मिलिट्री ने सब कुछ अपने हाथ पे ले लिया ईरान में, हालांकि वो भी बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो वो भी वही काम करेगी जो खामेनेई साहब करते थे, क्योंकि मिलिट्री थोड़ी प्रो अमेरिका या प्रो इजराइल है। तो फिर खामेनेई साहब को खत्म करने का पॉइंट क्या निकला? उससे हासिल क्या होगा अमेरिका को? तीसरा, अमेरिका ये चाहता है कि लोकतंत्र आ जाए। तो दोस्तों लोकतंत्र की प्रक्रिया तो बड़ी मुश्किल होती है, ऐसी थोड़ी लोकतंत्र आता है कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के मन में लोकतंत्र को लेकर भावना जाग जाए। एक लंबी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया होती है। कैसे? जैसे हमारे देश में लोकतंत्र आया, हमने एक स्वतंत्रता आंदोलन झेला, दशकों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों लाठियां खाई, गोलियां खाई, वो जेल गए, फिर हमने उसकी कीमत पहचानी कि स्वतंत्रता की, आजादी की क्या कीमत होती है। तो फिर देश को आजादी मिली, फिर संविधान बना, और फिर मुसलसल लगातार देश लोकतंत्र के रास्ते में। ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि अचानक से आपने किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार गिराया, उसके बाद आपने उनके बाकी लीडर्स को भी मार गिरा दिया, फिर आप कहें कि अब लोकतंत्र आ जाए। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र एक भावना है, जनता के अंदर आएगी वो, तब किसी समाज में आएगी। आप सोचिए दोस्तों, आज तीसरा दिन, मतलब मिडिल ईस्ट के लिए इतना खराब दिन है। अगर 3 दिन और ऐसे ही मिडिल ईस्ट के लिए चले गए ना, सऊदी अरब की रिफाइनरी पे मिसाइलें गिर रही हैं, कुवैत पे मिसाइलें गिर रही हैं, बहरीन में मिसाइलें गिर रही हैं, यही मिडिल ईस्ट के मुल्क जो अमेरिका के बिल्कुल साथ खड़े रहते हैं, यही अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि आप बातचीत कीजिए, हम और अपने लोगों को घरों में कैद नहीं कर सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।